हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मुग़ल वंश की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोगों ने बाबर के बारे में डिस्कस किया हुआ था। इस लेक्चर में हम लोग बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बाबर की पूरी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के उसका जो शासन काल था और उसकी मृत्यु तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं हुमायूं। हुमायूं जो था बाबर का उत्तराधिकारी था और मुग़ल वंश का द्वितीय शासक था। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर इसको देखते हैं तो जो बाबर था इसका जन्म बाबर का जन्म 6 मार्च हुमायूं का जन्म बाबर का जन्म तो जो है 1584 में 1483 में हुआ था। बाबर का जो जन्म है वो कितना हुआ था, 1483 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। और ये कौन सी डेट थी? ये डेट थी 24 जनवरी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हुमायूं का जो जन्म था वो 6 मार्च 1508 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? काबुल में हुआ था। और काबुल में ही इन पॉइंट को आप लोग जो है जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इन्हें जो है आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। इसी काबुल में ही पहले तो बाबर को आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उसके बाद फाइनली उसे बाबर को काबुल में दफनाया गया था। 6 मार्च 1508 को काबुल में किसका जन्म हुआ था? हुमायूं का जन्म हुआ था। और जो हुमायूं का जो जन्म था, हुमायूं का जो जन्म जैसे हुआ या जिस तरह से भी हुआ, जिस तरीके से उसका नाम जहीरुद्दीन बाबर था, वैसे ही यहाँ पे इसका जो नाम होगा वो क्या है? वो क्या है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसका पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। और इसने क्या किया हुआ था? इसने वो जो था बाबर जो था वो 12 वर्ष की आयु में राजगद्दी पे बैठा हुआ था। और ये हुमायूं जो था वो 18 वर्ष की आयु से ही ये राजगद्दी पे तो नहीं बैठा, क्योंकि उसमें क्या था कि जो बाबर था, बाबर को मजबूरी में जो है जब उसके पिता जो है शेख उमर मिर्ज़ा जो है उनका देहांत हो जाता है तो 12 वर्ष की आयु में जो है एक छोटी सी उम्र में उसको राजगद्दी पर बैठना पड़ता है। लेकिन अब बाबर तो जिंदा था, बाबर 1530 में मरा हुआ था। तब 1530 में मरा और 1508 में इसका जन्म हुआ। तो 1508 से 1518 10 और 1518 से 1528 20, यानी कि 22 साल की उम्र इसकी 22 साल का था जब बाबर की मृत्यु हुई थी। 18 वर्ष की आयु में ये राजगद्दी पे तो नहीं बैठा, लेकिन जो है इसने बाबर के साथ प्रमुख जो युद्ध थे उसमें इसने भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। इस 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में इसने कौन कौन से युद्धों में जो है भाग लिया हुआ था? एक तो पानीपत का युद्ध था और दूसरा खानवा का युद्ध था। मैंने एक टेक्निक्स भी आप लोगों को बताई हुई थी कि जो है PKCG, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। PKCG, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। जो पहला युद्ध था वो क्या था? पानीपत का। दूसरा क्या था? खानवा का था। तीसरा क्या था? चंदेरी का था। और ये घाघरा का युद्ध था। और इनको याद करने के साथ साथ मैंने इसकी जो है आप लोग जो है एक सीक्वेंस भी बताया था कैसे इसको याद करना। एक एक साल का डिफरेंस था। पानीपत 1526 में होता है, 1527 में होता है, 1528 में होता है, ये 1529 में होता है, 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। ओके, तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इन दो जो पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था उसमें इसने जो है हुमायूं ने भाग लिया और खानवा के युद्ध में अपने पिता बाबर के साथ युद्ध में सम्मिलित हुआ। बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद 23 वर्ष की, मैंने अभी बताया था लगभग 22 वर्ष की अवस्था हो गई थी, लेकिन वहीं डिफरेंस होता है। अगर डेट को एग्जैक्ट देखा जाए जो है इसकी एज 23 वर्ष के लगभग हो गई थी। तो 23 वर्ष की आयु में हुमायूं 1530 यानी 29 दिसंबर, वो कब मरा हुआ था? वो 26 दिसंबर को मरा हुआ था। और 29 दिसंबर जितने भी जो संस्कार होते हैं, दाह संस्कार से रिलेटेड जो भी मृत्यु के बाद जितने भी संस्कार होते हैं, उन संस्कारों को करने के बाद
26 दिसंबर को मरा और 2-4 दिन जो भी लगते हैं उसके बाद ही ये क्या है 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में ये जो है आगरा की, क्योंकि आगरा में एक्सपायर हुआ था, तो जब आगरा में एक्सपायर हुआ था तो जो उसका अंतिम जो पड़ाव चल रहा था, जो शासन की जो राजगद्दी वगैरह थी वो कहाँ पे थी, वो आगरा में थी। तो आगरा में जो है जो राजगद्दी पे जो है विराजमान हुआ। परंतु हुमायूं जो है यह राज सिंहासन हुमायूं के समय बहुत सारे प्रश्न चिन्ह थे, उसके बहुत सारे शत्रु थे। शेरशाह सूरी था, शेर खान था, बहादुर शाह था, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे जब उसके शत्रु हो जाएंगे तो क्या हुआ, तो जो उसका राजगद्दी जो सिंहासन था अनेक प्रश्न चिन्हों से घिरा हुआ था। जिस प्रश्न चिन्हों से घिरा हुआ था क्योंकि उसके सामने बहुत सी कठिनाइयाँ थी, ऐसी कठिनाइयाँ थी जो उसके शासन के काल में जो भी पूरा जो आजीवन उसकी जो है पूरा जो जीवन था वो पूरा जीवन सिंहासन निर्वासन, कभी बाहर खदेड़ दिया जाना शेरशाह सूरी के दौरान, कभी चौसा के युद्ध में, इस तरीके से जो है कन्नौज के युद्ध में तो क्या हुआ, वो मैक्सिमम टाइम जो है निर्वासित ही हुआ, बाहर ही उसे रहना पड़ा। और इसी निर्वासन के दौरान यहाँ तक कि जो हुमायूं का जो पुत्र था, हुमायूं का पुत्र कौन था, अकबर था। कौन था, अकबर था। अकबर के जन्म के समय भी जो है हुमायूं अपने पुत्र के साथ नहीं था। इन सब चीज़ों को हम लोग जो है देख सकते हैं। और थोड़ा सा और देखते हैं उसके युद्ध, एक यहाँ पे थोड़ा सा एक समराइज मैंने किया हुआ था, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि हुमायूं का जो इतिहास दिया हुआ है ये सबसे पहले क्या है 6 मार्च 1500, थोड़ा सा डेट को याद रखते हैं, जैसे कि उसका था क्या था 1483 था किसका, बाबर का, और 24 जनवरी 1483, ये क्या है 6 मार्च 1508 में। और जो है सिंहासन पे यानी सिंहासन रोहड़ उसका कब हुआ, तो 1530 में जैसे ही मरा तो 29 दिसंबर को हो गया। तो डेट बहुत ज़्यादा अगर याद करें तो हम याद भी कर सकते हैं, जैसे 26 को एक्सपायर हुआ तो 29 को वो जो है सिंहासन आरोहण हो गया उसका। एक और है जब चुनार का घेरा किया उसने, तो एक ये है हुमायूं और बहादुर शाह का जो युद्ध हुआ, एक ये चौसा का जो युद्ध हुआ 1539, कन्नौज का जो युद्ध हुआ 1540 में हुआ, और अकबर का जो जन्म था 1542 में जो है अकबर का जन्म होता है। तभी अकबर के जन्म के समय ही 1539 में जो है शेरशाह सूरी जो है चौसा के युद्ध में इसको पराजित करता है, और 1540 में जो है कन्नौज के युद्ध में, 1539 में 15, ये टोटल यहाँ से लेकर के जो है ये सब उसकी क्या थी, वो उसकी युद्ध की इस 40 तक जो है युद्ध की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हुमायूं की वो सब दी हुई हैं। ओके, तो चौसा के युद्ध में और जो है कन्नौज के युद्ध में, इन दोनों युद्धों में क्या करता है 1539 चौसा के युद्ध में और 1540 कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी इसको क्या करता है, खदेड़ देता है। उसकी तो मंशा ऐसी रहती कि इसको बाहर, भारत के बाहर ही कर दे। तो इसी निर्वासन पीरियड के टाइम ही अकबर का जो है 1540 में इसको जो है निर्वासित कर देता, बाहर रहना पड़ता है एक लंबे समय तक, और 1542 में ही अकबर का जन्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसके युद्ध के बारे में देख लेते हैं कि एक इसका मकबरा बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिल्ली में इसका मकबरा है। हुमायूं का जो मकबरा है वो अकबर कालीन इमारतों में सर्वप्रथम, यानी जो भी अकबर कालीन जितनी भी इमारतें रही हैं उनमें जो है हुमायूं का मकबरा भी बहुत फेमस है। तो हुमायूं के मकबरे के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक हुमायूं की सौतेली बहन थी और उसका नाम था वो गुलबदन बेगम। इसकी जो बहन थी हुमायूं की जो सिस्टर थी, हुमायूं की जो सिस्टर थी, इसको देख लेते हैं क्या था, इसकी सौतेली बहन का नाम था गुलबदन। क्या नाम था, गुलबदन। इस तरह की बहुत सारी, गुलबदन बेगम, इसी के कहने पे ही जो है अकबर ने जो है एक हुमायूं नामा लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी, हुमायूं नामा। अकबर की हुमायूं की बहन जो थी एक सौतेली बहन थी, उसका नाम गुलबदन था। गुलबदन के कहने पे ही अकबर ने हुमायूं नामा लिखी हुई थी। ओके, तो फिलहाल आगे देखते हैं। तो जो है अकबर का जितने भी अकबर कालीन इमारतें थी उनमें जो है ये जो है हुमायूं का जो मकबरा था वो दिल्ली के पास है, वो क्या है काफ़ी फेमस था। और एक चीज़ क्या है, इस मकबरे में अगर इसकी वास्तुकला के बारे में देखें तो इसमें क्या है पारसी शैली का अधिक प्रभाव दिखता है। और यह एक जो हुमायूं का जो मकबरा है एक ऐसी पहली इमारत है, इसको याद रख लेना, ये एक पहली इमारत है जिसमें जो है संगमरमर का प्रयोग किया गया है, इसको याद रखना। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की चहेती पत्नी किसने, हाजी बेगम द्वारा
कब? हाजी बेगम। कब? इसको ज़रा याद रखना। जो है हुमायूं का जो मकबरा था उसकी जो है चहेती एक चहेती उसकी पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी थी। कौन थी? हाजी बेगम द्वारा हुमायूं की मृत्यु के 8 वर्ष बाद 1565 में कराया गया। कब कराया गया? 1565 में इसका जो है निर्माण कराया गया। ओके, तो इसको देख सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। ये एक जो है थोड़ा सा और ये है जो वास्तुकला से जो भी मकबरा था वो उत्तर भारत में दिल्ली में बनवाया गया, तो उत्तर भारत में वास्तुकला का एक नए चरण का, यानी कि स्टार्टिंग से यहीं से जो है वास्तुकला जो है। और ये जो मकबरा था वो किस शैली पर था? वो पारसी शैली पे था। ओके, और ये जो है संगमरमर का निर्माण हुआ था और इस पर एक शानदार गुम्मद है, इसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है ये संगमरमर का बना हुआ, ये क्या है? गुम्मद है। ये क्या है? गुम्मद। इसको बोलते हैं मॉब। ओके, ये क्या है? गुम्मद है। इस तरीके से देख सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे हुमायूं की जो है प्रारंभिक जो सफलताएं थी, जो उसने युद्धों में जीती हुई थी, उनको देख सकते हैं। एक कलिंजर का आक्रमण है। जैसे ही राज्यारोहण उसका 1530 में जो है उसका जो है राज्यारोहण हुआ, यानी जो है वो सिंहासन पे आरूढ़ हुआ, सिंहासन पे बैठा। और उसके 1 साल बाद ही 1531 में हुमायूं ने बुंदेलखंड में स्थित कलिंजर के दुर्ग पे आक्रमण कर दिया। और उसमें जो है आक्रमण करने के बाद 6 महीने तक उसमें क्या है? घेराबंदी की रखी। और वहाँ का जो राजा था उस समय, तो जो तत्कालीन राजा था प्रताप रुद्रदेव था। कौन था? प्रताप रुद्रदेव कलिंजर का जो है राजा रहता है। बुंदेलखंड एरिया में कलिंजर पड़ता है। और उसने क्या किया? दोनों के बीच में संधि हो गई और संधि के उपरांत राजा ने हुमायूं को कितने? 12 मन सोना दिया और उसकी जो है जो भी है सेवा सत्कार किया। एक तो ये हो गया। दूसरा है इनके साथ महमूद लोदी के साथ जो है जो कलिंजर का युद्ध जो है, जैसे वहाँ से घेरा हटाया गया 1532 में दोराह नामक स्थान पर, एक स्थान है दोराह, वहाँ उस स्थान पर महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया, जिसमें जो है हुमायूं विजित हो गया। आगे बढ़ते हैं। चुनार का घेरा देखते हैं। जो है महमूद लोदी को जब पराजित किया, पराजित करने के बाद हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर घेराव कर दिया, जो चुनार का दुर्ग था वहाँ पे। और ये जो चुनार का दुर्ग था वो शेर खां के अधिकार में आता था। और 1535 में जैसे इसमें घेराव किया, तो यानी काफ़ी जो है 1500 दिसंबर से लेकर के सितंबर से लेकर के दिसंबर तक 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 से 4 महीने के बीच में इसमें घेराव चलता रहा। अंत में जो भी वहाँ का जो शेर खान था, जो वहाँ का शासक था, उसने क्या है हुमायूं की, जब उसके सोचा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, 3-4 महीने भी बीत गए हैं लेकिन कुछ बात नहीं बन रही है, कुछ सकारात्मक संकेत ऐसे नहीं आ रहे कि हम लोग जीत जाएंगे या घेरा हटाने पे मजबूर हो जाएगा हुमायूं, तो उसने क्या किया? उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। आगे देखते हैं। एक और इस तरीके से है, तो ये गुजरात के सुल्तान ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और काबुल, गंधार, इस इतना सब नहीं देखने वाला है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये देखते हैं। हुमायूं का जो शासन काल था वो जो है 2 काल में विभाजित था। एक तो 1500 यहाँ से लेकर के पहला 1530 से लेकर के 1540 तक चलता रहा, और फिर उसके बाद 1500 जो दूसरा था वो 1555 से 1556 तक, उसका जो है एक कालखंड 1530 से 1540, एक ये 10 साल का पूरा दशक, और 1555 से लेकर के 1556 ये पूरा 1 साल। और जो हुमायूं का एक सबसे बड़ा, वो तो बहादुर शाह और शेर खान तो थे ही, उसके अलावा उनमें से भी सबसे ज़्यादा अगर इसको घबराहट होती थी हुमायूं को, तो किससे होती थी? शेरशाह सूरी से होती थी, जिसने जीटी रोड। और शेरशाह सूरी का जो है पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ पे उतना हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बस इतना ये है कि शेरशाह सूरी जो है जीटी रोड का जो है निर्माण इसी ने कराया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का। इसने शेरशाह सूरी ने क्या किया हुआ? तो चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में जो है, कन्नौज में एक जगह है बिलग्राम, वहाँ पे इन दोनों जगहों पर जो है इसने हुमायूं को पराजित किया हुआ था। और एक ऐसी कंडीशन इसके सामने पैदा कर दी थी जिससे कि बाहर से खदेड़ ही दे, बाध्य ही कर दे, बाहर ही कर दे।
बाहर रहा। बाहर रहने के बाद इसकी जो है मित्रता ईरान के शाह और बैरम खान के साथ होती है। और यही जो बैरम खान होता है, इसको जरा याद करिएगा, यही जो बैरम खान होता है, इसी बैरम खान की देख रेख में जो है जब छोटा सा रहता है अकबर, बैरम खान की ही देख रेख में जो है राजगद्दी पर बैठता है। ओके, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। बैरम खान इन दोनों की मदद से, इन दोनों की मदद से, किसकी मदद से, एक तो ये है शेर, ये जो है ईरान के शाह, और दूसरा क्या है, बैरम खान की मदद से 1555 और 1555 ईस्वी में उसने पुनः भारत पर आकर अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया। और 1556 ईस्वी में दिल्ली में, जैसे 1555 में इसने जो है राजगद्दी पर ये पुनः बैठ गया। क्या हुआ, राजगद्दी पर ये पुनः बैठ गए, राजगद्दी पर पुनः बैठ गए। बैठ तो गए, लेकिन 1556 में, लेकिन 1556 में एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, जिसका नाम है शेर मंडल। क्या है, शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से हुमायूं की गिरकर मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऐसे देखा कि उसका मकबरा जो था किस हिसाब से बना हुआ था, और हुमायूं की जो है प्रारंभिक स्थिति कैसी थी, उसने युद्ध कौन कौन से किए हुए थे, और शेर शाह और शेर शाह सूरी के बीच में, इन दोनों के बीच में संबंध कैसे थे, मित्रतापूर्वक थे, सबसे उसका परम शत्रु कौन था, और उसने कौन कौन से युद्ध किए, और उसका जन्म कब हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अकबर के बारे में स्टडी करेंगे। आप लोग वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।